रिमोट कंट्रोल वाली सरकार को बोला, करना क्योंकि पड़ेगा। इस देश ने रिमोट कंट्रोल करना पड़ेगा। का आरोप झेलने वाले एक प्रधानमंत्री को देखा है, जिसमें एनएससी सुपर पावर होती थी और 2004 से 2014 के बीच में एनएससी को बनाया गया था। लेकिन ये रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता साहब जवाब दीजिए, ये बिहार से रिमोट चलेगा, इसका पटना से रिमोट चलेगा? बिल्कुल ये रिमोट कंट्रोल वाली सरकार नहीं है, ये बहुत प्रजातांत्रिक आपस में सहमति की सरकार है, जो देश के लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदार है और देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को संसद में लागू करेगी, उसके लिए जिम्मेदार है, और देश को आगे बढ़ाएगी, उसके लिए जिम्मेदार है। तो विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है, जिस तरह चुनाव में गुमराह कर रहा था, अभी भी गुमराह कर रहा है। अभी भी मेरा विपक्ष से आग्रह है कि सच्चाई बोलना सीख लीजिए, सच स्वीकार करिए कि आपके पास 234 सीट है और बहुमत की सरकार है जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। हमने कभी कोई मांग नहीं रखी नरेंद्र मोदी जी की सरकार से। एनडीए में हम घटक दल आज के नहीं है, वे नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी ने मिलकर एनडीए खड़ा किया था। 26 साल ये जो तरीका है ना, आप बोल रहे थे, मैं आपको सुन रहा था। आपके बीच में वो नहीं बोले। देखिए अब आप एनडीए को भी 1 मिनट तो देंगे ना, आपको 2.25 मिनट सुना गया। ये जो विपक्ष का स्वभाव है ना कि दूसरे को बोलने भी नहीं देंगे, टीवी डिबेट में ये हाल है। जातिगत जनगणना पर अगर ये आएंगे ना, कर्नाटक में कराया हुआ है, डेटा नहीं देना चाहते। प्रणब मुखर्जी जब थे, उन्होंने कराया पूरे देश में, राहुल गांधी डेटा पचा गए, खा गए, पता नहीं क्या हुआ उस डेटा का। जातिगत जनगणना हुई थी वो, कांग्रेस आज तक उस पर जवाब नहीं देती। तेलंगाना में करा लीजिए, हिमाचल में करा लीजिए, कहीं नहीं, चुप है। आपकी जहां जहां समर्थन वाली सरकार है वहां भी करा लीजिए, जैसे पंजाब बोल रहे हैं। जातिगत जनगणना या जाति के विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनको सिगुफा छोड़ना। और हम बताते हैं आपको, अगर बिहार ने इसको कराया तो कमिटेड होकर के अति पिछड़ों का रिजर्वेशन बढ़ाया। और हम मानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा पिछड़े और को सबलता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। 29 मंत्री हिंदुस्तान में पिछड़े जातियों का हिंदुस्तान में कभी नहीं बना। ये गर्व की बात है सरकार, ये प्रजातांत्रिक सरकार। जी अब मेरे को आरजेडी के पास जाना है, कंचना यादव, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के पास आऊंगा। मैं पहले कंचना यादव, तमाम बातें हैं अपनी जगह, लेकिन राजनीति तो अपने तरीके से चलेगी। लेकिन राजनीति का मतलब ये तो नहीं है कि अगर कोई चुनी हुई सरकार है, आप बार बार बोले, मतलब फॉरेन मीडिया में इंटरव्यू दिया राहुल जी ने और ये कहने का प्रयास किया कि ये सरकार तो गिर जाएगी। मतलब आप इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, मोदी बोल रहे हैं G7 में हम मजबूत देश हैं, ये सरकार मजबूत है, और राहुल गांधी एक अखबार को, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं ये सरकार कमजोर है, गिर जाएगी, ये चलने मिलने वाली नहीं है। देखिए, अगर राहुल गांधी जी आपके चैनल को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं तो आपका और उनका मसला है, उनसे पूछिए। लेकिन आपने जातिगत जनगणना की बात कही और मेरे को पैनलिस्ट जो जदयू के प्रवक्ता है, उन्होंने बहुत ही एकदम सीना ठोक कर बोला कि जातिगत सर्वे हमने बिहार में कराया, ओबीसी SC ST का आरक्षण बढ़ाया, हम भी थे उस सरकार में और हमारे होने के बाद तब आपने वो करवाया था। नीतीश जी उसके मुखिया थे। एक सेकंड नहीं, अब आप बोल रहे बीच में ये अपडेट नहीं है, इनको मैं जब ऑर्डर आया था ना, आप सरकार में नहीं, ये अपडेट नहीं है, इनको नहीं थे, गूगल कर लीजिए, ये सरकार में थे क्या? आपको विपक्ष के नेता थे भाई। आप अपडेट नहीं हो। एक मिनट दीजिए, नहीं हो, आपको अपडेट कर देती हूँ। जातिगत सर्वे कराना हुआ, एक सेकंड, अरे कंचना जी बोलेंगे। जातिगत सर्वे कराना हुआ, बीजेपी के पेटिशनर पटना हाई कोर्ट जाकर रोक लगाए, यहाँ तक पहुंच गए, और उसके बाद जब जातिगत सर्वे हो गया, एक सेकंड चुप करिए ना, जब हो गया हमने ओबीसी SC ST का आरक्षण बढ़ाया, पटना हाई कोर्ट ने उसको क्वेश्चन कर दिया। दिस इज नॉट जोक, ये जोक नहीं है, मैडम मुद्दा है। शेम ऑन यू कि बीजेपी के पेटिशनर उसको खारिज करवाए। वो आप एक आपको नहीं लेकिन पता, बीजेपी के साथ सरकार में है कि हमने आरक्षण बढ़ाया, सीना ठोक कर बोले आरक्षण बढ़ाया। मैडम, मैं सीना ठोक के सबको कहता हूं, लालू यादव अति पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ थे। नीतीश कुमार ने वर्गीकरण किया, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा आयोग बनाया जिसकी जांच के लिए कि समाज में पॉलिटिकल स्थिति क्या है। मैडम क्या बात कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव महिला आरक्षण के खिलाफ थे। जवाब दीजिए महिला जी, जवाब दीजिए। लालू जी महिला आरक्षण मेरा निवेदन है, एक करके सब बोले। आप अपनी वो 40 सेकंड बात रखे। लेकिन देखिए एक सेकंड, आपके बीच में बोले, मैंने उनको रोक दिया। मैंने उनको रोक दिया मैडम, आप ही बोले। थैंक यू, फिर से दैट्स अ गुड जेस्चर। ओके, बोलिए मैडम, प्लीज आप बोलिए।
आरक्षण बढ़ा, लगातार हमने मांग की केंद्र सरकार से कि उसको 9 शेड्यूल में डाला जाए ताकि उसको लीगली चैलेंज नहीं किया जा सके। क्यों नहीं डाली इनकी केंद्र की सत्ता, क्यों नहीं डाली? वो चाहते थे कि उसको क्वेश कर दिया जाए, वो चाहते थे ओबीसी एक सीधा सवाल है और इसका सीधा जवाब है। एक सीधा सवाल और इसका सीधा जवाब 30 सेकंड में, फिर मैं रोहन जी के पास चले जाता हूं। बड़ी सारी बातें हो गई लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने बोला कि जब चुनी हुई सरकार है, 290 वाली सरकार है, 294 वाली सरकार है, तो उसके गिरने के सपने आप क्यों देख रहे हैं? आपके पास तो नंबर भी नहीं है। अगर मतलब मैं मानूं आप बिहार को भी तोड़ लें, मतलब आप आरजेडी को भी जेडीयू को भी तोड़ लें, टीडीपी को भी अपने पास ले जाएं, तब भी सरकार नहीं बना पाते आप लोग। देखिए, हमें किसी को तोड़ने और जोड़ने का कोई शौक नहीं। तो फिर काहे कह रहे थे राहुल जी? सुनिए, आप पूरी बात सुनना सीख लीजिए। लेकिन जिस तरह से आरएसएस इनको अहंकारी बोल रही है, जिस तरह से आरएसएस इनको सबक सिखा रही है, इनके ही पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें कहने की कुछ जरूरत नहीं है। अहंकार तो आजकल आप आरएसएस को सुन रहे हैं, भरे हुए हैं और इनको हर बात पर ये जो 100-150 हमारे सांसद निलंबित कर दिए थे ना, वो नहीं कर पाएंगे। अब नहीं कर पाएंगे। देखिए, अब मैं रोहन जी के पास चलता हूं। रोहन जी, बड़े सारे सवाल हैं, बड़े सारे प्रश्न हैं और आपने बड़ा धैर्य दिखाया, इसके लिए भी आपका अभिनंदन है जी। लेकिन बात यह है कि बार बार अभी सुप्रिया श्रीनेश जी ने भी कहा कि पहले तो राहुल जी थे, अभी तो प्रियंका जी चुनाव लड़ रही हैं, जीत के आएंगी तो वो मेंबर होंगी। पहले तो राहुल जी थे, राहुल जी ने परेशान कर रखा था, प्रियंका जी भी आ रही हैं। अब ये मैडम भी कह रही हैं कि देखिए अब वो नहीं कर पाएंगे संसद में, तो पहले कर पाते थे। आपने पहले ऐसा किया क्या है? ये डरे हुए हैं सब लोग, ऐसा क्या कर रखा है आप लोगों ने? पहली बात तो जो मतलब मन में ऐसा इनके एक डाउट है कि अब आप वो नहीं कर पाएंगे, तो आप डरा के रखना चाहते थे। अमित जी, किसी को दबाने की बात नहीं है। लोकतंत्र का पर्व पूरे देश ने बहुत सफलता से उसको मनाया। जिस प्रकार से चुनाव संपन्न हुए, बिल्कुल जोरदार तालियां देश के लोकतंत्र के लिए। और इलेक्शन कमीशन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने आक्षेप प्रति आक्षेप के अगेंस्ट में इतना बड़ा चुनाव रिकॉर्ड टाइम में, उसके रिजल्ट भी रिकॉर्ड टाइम में, हम सबको उसके लिए, देश की जनता को, देश के लोकतंत्र को धन्यवाद होना चाहिए। देखिए, परिणाम जो भी आता है अमीश भाई, देश का जो जनादेश है सबको उसको स्वीकार करना चाहिए और स्पोर्टिंगली स्वीकार करना चाहिए। चुनाव के पहले जब ये इंडी गठबंधन बना, उन्होंने दावे किए कि 295 हमारी सीटें आएंगी, वो नहीं आई, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा। और दूसरी एक चीज हमको समझनी पड़ेगी, 1989 से मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कोई भी पार्टी, आज एक छात्र होशियार है, अगर वो 100% का अपना लक्ष्यांक जो सेट करता है और अगर 95 मार्क करे तो फेल हो गया, और 35% वाले 40% लाते हैं, बोल तालियां हो गई, मॉरल विक्ट्री हो गई। ये कहां का जनेदास है भैया? आपकी मॉरल विक्ट्री, आपको मुबारक। 1989 से 2014 तक अमीश भाई जितनी भी सरकारें बनी, उससे ज्यादा सीटें इस सरकार की आई है, फिर भी इनको लगता है कि इनकी मॉरल विक्ट्री है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे विपक्ष को कि ऐसा विपक्ष हर सत्ता पार्टी को मिले कि जिसकी 50 से 99 सीट आने पर भी अपनी मॉरल विक्ट्री उसको दिखाई देती है। और यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा तो आने वाले 30 साल तक इनकी सरकार नहीं बनेगी कि हर 5 साल में 50-50 सीटें बढ़ेगी। ये खुश है। अगली बार 50 हो गई तो 150 पहुंच जाएगी कांग्रेस। भाई साहब, ऐसे नहीं होगी ना। आप उनकी कौन सी सरकार रिपीट हुई मुझे बताइए। आज मैं एक और एक चीज कहना चाहूंगा अमीश भाई, देखिए, जनादेश का स्वीकार करना चाहिए। और आज इन्होंने तय किया हुआ था कि ईवीएम पे ठिकरा फोड़ना है। जो 50 से 99 हो गए, खुश हो गए। सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, नहीं जरूरी है, मैं बीच में नहीं बोला किसी का। नॉन स्टैंडिंग नहीं, अमित भाई, नॉन स्टैंडिंग गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी रिटेन कर पाती है। गुजरात में 25 साल है। एग्जैक्टली। और ये जोरदार तालियां होनी चाहिए कि 15 साल के बाद पहली बार ये